गुड मॉर्निंग फ्रेंड। आज हम बीकॉम 6 सेमेस्टर में भारतीय अर्थव्यवस्था, इंडियन इकोनॉमी ये विषय में हम चर्चा करेंगे। भारतीय अर्थव्यवस्था का सिलेबस 4 यूनिट में इसको बांटा गया है। हर एक यूनिट पर 20 मार्क दिए हैं। ऐसे 4 यूनिट यानी 80 मार्क्स का पेपर लिया जाएगा। भारतीय अर्थव्यवस्था में यूनिट 1 भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि की भूमिका। भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि की भूमिका है। सहकारी कृषि एवं विपणन, सहकारी कृषि विपणन, हरित क्रांति के प्रभाव एवं हरित क्रांति की कमियां, हरित क्रांति के प्रभाव एवं हरित क्रांति की कमियां अथवा अवरोध। कृषि उत्पादकता कमी निम्न होने के कारण, भारत में कृषि उत्पादकता निम्न होने के कारण एवं उपाय। कृषि विपणन की समस्याएं एवं कृषि विपणन के सुधार में उपाय। कृषि वित्त के स्रोत जिसमें नाबार्ड, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, नाबार्ड पर चर्चा की गई है। विदर्भ कृषि की समस्याएं एवं उपाय। विदर्भ में कृषि की समस्याएं एवं उपाय, इस बारे में प्रथम यूनिट में जो प्रकरण दिए इस पर हम चर्चा करेंगे, अध्ययन करेंगे। इसका सेकंड यूनिट है, द्वितीय यूनिट है एमएसएमई, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज। माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज, एमएसएमई की भूमिका है, एमएसएमई का परफॉर्मेंस, एमएसएमई की समस्याएं, एमएसएमई को बढ़ाने के लिए उपाय। सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग की भूमिका है। भारत में सार्वजनिक क्षेत्र में जो उद्योग है उन उद्योगों की भूमिका है। सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग में निजीकरण, सार्वजनिक क्षेत्र में जो निजीकरण आया हुआ है उस निजीकरण की चर्चा है इसमें होगी। निजीकरण का अर्थ, निजीकरण की पद्धतियाँ, निजीकरण की रीतियाँ, भारत में निजीकरण नीतियाँ, निजीकरण के फेवर में एवं अगेंस्ट में चर्चा है। निजीकरण के पक्ष में एवं विरुद्ध संवाद अथवा चर्चा है। भारत में औद्योगिक बीमारीपन या इंडस्ट्रियल सिकनेस इन इंडिया, इसकी परिभाषा है, व्याख्या है। औद्योगिक बीमारीपन निर्माण होने के कारण, भिन्न कारण, औद्योगिक बीमारीपन निर्माण होने के परिणाम एवं औद्योगिक बीमारीपन दूर करने के लिए उपाय। औद्योगिक बीमारीपन दूर करने के लिए उपाय। विदर्भ में औद्योगिकरण की समस्याएं एवं उपाय। विदर्भ में औद्योगिकरण की समस्याएं एवं उपाय। इस पर जो इस प्रकरण पर चर्चा होगी वो सेकंड यूनिट में होगी। यहाँ सेकंड यूनिट समाप्त होता है। थर्ड यूनिट भारतीय अर्थव्यवस्था में तीसरा घटक है, तीसरा यूनिट है वो भारतीय सेवा क्षेत्र एवं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। भारतीय सेवा क्षेत्र एवं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, इसमें वृद्धि। भारतीय सेवा क्षेत्र एवं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में वृद्धि। भारत में सेवा क्षेत्र का महत्व, सेवा क्षेत्र में बड़ा बदल एवं सुधार। भारतीय सेवा क्षेत्र में बड़ा बदल एवं सुधार। भारत के सेवा क्षेत्र में भिन्न आह्वान एवं संधियां। भारत के सेवा क्षेत्र में आह्वान एवं संधियां। भारत के आयात निर्यात के स्रोत, भारत में आयात निर्यात की रचनाएं। भारत में शेष व्यापार संतुलन, इस प्रकरण पर
तीसरे यूनिट पे चर्चा होगी, जिस पर हम टॉपिक वाइज अध्ययन करेंगे। और इस सिलेबस का चौथा यूनिट है भारत के आर्थिक विचारों का योगदान। भारत के आर्थिक विचारों को भारत में आर्थिक विचारकों के योगदान, जिसमें महात्मा गांधी के विचार, गांधीयन अर्थव्यवस्था के सिद्धांत, गांधीयन अर्थव्यवस्था के मूलभूत सिद्धांत, विश्वस्त पूंजीकरण एवं श्रम के बारे में महात्मा गांधी के विचार, आर्थिक विकास, वर्तमान आर्थिक क्षेत्र में आर्थिक विकास निर्माण करने के लिए स्वदेशी मॉडल आर्थिक विकास का योगदान, पंडित दीनदयाल उपाध्याय के विचार, पंडित दीनदयाल उपाध्याय के विचार, उसमें आंतरिक मानवतावाद की आंतरिक मानवतावाद की संकल्पनाएं एवं अर्थ, आंतरिक मानवतावाद के उद्देश्य, लाभ, एकात्म मानवतावाद आधारित भारतीय अर्थनीति, एकात्म मानवतावाद आधारित भारतीय अर्थनीति के बारे में हमें अध्ययन करना पड़ेगा। नेक्स्ट है, तीसरे विचारक है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के आर्थिक विचार, भूमि सुधार। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के विचारों में जो भूमि सुधार, भारतीय रुपयों की समस्याएं, भारतीय उद्योगों में राष्ट्रीयकरण, भारत के महिलाओं में सुधार एवं भारतीय महिला सुधार में योगदान, भारत के आर्थिक विकास के लिए संस्थात्मक यंत्रणाओं की निर्मित करना। चौथे विचारक है राम मनोहर लोहिया के आर्थिक विचार, उसमें व्यक्तियों का स्वातंत्र्य, उसको नियोजन, वित्तीय, उसमें लिंग भेद, सूत्रबद्ध उपाय, अन्न सुरक्षाओं के लिए उपाय और भारत के आर्थिक विकास का विकेंद्रीकरण, भारत के आर्थिक विकास का विकेंद्रीकरण। इस टॉपिक पर हम क्रमबद्ध तरीके से चर्चाएं करेंगे। इस पर जो किताबें है उसमें इंडियन इकोनॉमी दत्ता एंड सुंदरम, एस चंद पब्लिकेशंस, न्यू दिल्ली, भारतीय अर्थव्यवस्था, विकास एवं नीति की समस्याएं, ए एन अग्रवाल, भारतीय अर्थव्यवस्था, मिश्रा एवं पुरी, हिमालय पब्लिकेशंस, न्यू दिल्ली। देन भारतीय पंचवार्षिक योजनाएं, मानव उसमें एकात्म अर्थनीति, शरद कुलकर्णी, सुरुचि प्रकाशन, केशव कुंज झंडेवाला, नई दिल्ली। और करुण्य पंडित दीनदयाल उपाध्याय, इनके विचारों पर जो किताबें हैं वो हमारे लाइब्रेरी से हमें अवगत करनी पड़ेगी या उपलब्ध करनी पड़ेगी। तो इस पर मैं क्रमबद्ध तरीके से मेरा यहाँ लेक्चर देने की शुरुआत करता हूँ। इस तरह से सिलेबस भारतीय अर्थव्यवस्था का 6 सेमेस्टर का जो नए सत्र का जो सिलेबस है इस तरह से दिया हुआ है। और जहाँ पर मैं जो ऑनलाइन हम लेक्चर लेंगे, मैं अपेक्षा करता हूँ विद्यार्थियों से कि बारीकी से आप YouTube पर जो लेक्चर है भारतीय अर्थव्यवस्था का लेक्चर सुनने की कोशिश करें और उपलब्ध सामग्री का एक फ़ायदा जीवन में लें। तो इस तरह से भारतीय अर्थव्यवस्था का सिलेबस दिया हुआ है। तो हम भारतीय कृषि के बारे में हम बात करेंगे। भारत में जैसे हरित क्रांति के घटक, हरित क्रांति के प्रभाव, हरित क्रांति के प्रभाव के बारे में हम बात करेंगे यहाँ। भारतीय कृषि सुधार एवं
हरित क्रांति, लैंड रिफॉर्म एंड ग्रीन रिवॉल्यूशन। हम यहाँ सरकार की जो हरित क्रांति की शुरुआत, सरकार ने यहाँ भारत में भूमि सुधार के बारे में हरित क्रांति की शुरुआत बड़ी मात्रा में चलाई। भूमि सुधारों की जो विफलता जिस तरह से हुई, जैसे कि भारत में भूमि सामाजिक प्रतिष्ठा एवं पहचान का प्रतीक माना जाता है, जबकि अन्य देशों में अगर देखेंगे तो जहाँ भूमि सुधार बड़ी मात्रा में सफल रहा है। और आय अर्जित करने के लिए आर्थिक संपत्ति मात्र महत्वपूर्ण होती है। राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी हमारे देश में बड़ी महसूस होती है। भूमि सुधार के बारे में एक सफल कार्यक्रम, भूमि सुधार का एक सफल कार्यक्रम एक परिवर्तित होना जो था वो परिवर्तित नहीं हो सका। भारतीय प्रजातंत्र की अर्थव्यवस्था में व्यापक मात्रा में भ्रष्टाचार एवं नेतृत्व की कमियां के कारण भूमि सुधार विफल हुआ है। लेकिन इसके बावजूद भी भूमि सुधार एवं हरित क्रांति, तो हरित क्रांति के बीच में अंतर्निष्ठ जो कटुताएं हैं, जहाँ तक हरित क्रांति बड़ी जोतों के क्षेत्रों में अनुकूल दिखाई देती है और भूमि सुधार का उद्देश्य बड़े जोत क्षेत्रों के छोटे छोटे टुकड़े पर भूमिहीनों के बीच में बांटना था। उच्च वर्ग के भूपतियों के द्वारा भूमि सुधार का विरोध किया गया, जबकि हरित क्रांति के लिए कोई ऐसा विरोध नहीं किया गया था। भूमि सुधार का देश पर कोई सकारात्मक सामाजिक आर्थिक प्रभाव नहीं पड़ा, लेकिन जबकि हरित क्रांति में खाद्यान्न उत्पादन बढ़ाने की क्षमता बड़ी मात्रा में की गई थी और PL 480 के अंतर्गत छूट प्रदान की गई और खाद्यान्न की आपूर्ति के कारण भारत की स्वतंत्र कूटनीति उसमें हम अवरोधित हो रही थी। भारत की कृषि सुधार की कूटनीति में अवरोध निर्माण हुआ था और गेहूं की निर्यात, जो गेहूं की नियमित आपूर्ति पर संदेह बना हुआ रहता था। अंतर्राष्ट्रीय दबाव तथा विश्व बैंक के सुझाव एवं अन्य देशों में हरित क्रांति की सफलता के कारण भी भूमि सुधार कार्यक्रम दरकिनार हो गया। तो भूमि सुधार इसमें अंतर्राष्ट्रीय स्तरों पर हरित क्रांति जो 1960 में हरित क्रांति 1960 के दशक में आरंभिक चरण में भूमि में कुछ नए तकनीकों की शुरुआत बड़ी मात्रा में की गई, जो विश्व भर में हरित क्रांति के नाम से प्रसिद्ध हुई। हर तकनीकों का प्रयोग पहले गेहूं की खेती के लिए तथा दूसरे दशक में धान की खेती के लिए किया गया। इस तकनीकों के द्वारा खाद्यान्न उत्पादन में बड़ी मात्रा में क्रांति आई एवं उत्पादकता स्तर 250% से भी अधिक बढ़ गया। हरित क्रांति के पीछे सबसे बड़ा हाथ जर्मन कृषि वैज्ञानिक नॉर्मन बोरलिंग का बड़ा हाथ था, जो 1960 के दशक में शुरुआत में मेक्सिको में ब्रिटेन रॉकफेलर फाउंडेशन स्कॉलरशिप पर अनुसंधान किया गया था। बोरलॉग द्वारा विकसित उन्नत किस्म के गेहूं के बीजों के द्वारा उत्पादकता 200% से अधिक बढ़ाई गई और 1965 में इन बीजों का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया और खाद्यान्न अभाव वाले देश जैसे मेक्सिको, ताइवान आदि में किसानों द्वारा इसका प्रयोग किया जाने लगा। हरित क्रांति के जो कंपोनेंट्स हैं उसको घटक कहते हैं। हरित क्रांति के घटक, तो हरित क्रांति कई पर्याप्त आपूर्ति पर आधारित थी। हरित क्रांति के मुख्य घटक निम्नलिखित दिए गए, जैसे कि उन्नत किस्म के बीज हाई यील्डिंग वैरायटीज ऑफ सीड्स कहते हैं। लोकप्रिय रूप से अगर देखें तो इन्हीं बीजों की
बौनी किस्म कहा जाता था। इसमें बार बार उत्परिवर्तन की मदद से बोरलॉग ने बीजों की उन किस्मों को विकसित किया जिन्हें पौधों के अन्य भागों की अपेक्षा अधिक पोषक तत्व प्राप्त होते हैं। इस कारण से ही पौधे छोटे होते थे, लेकिन इनमें दानों का आकार बड़ा होता था और ये बीज प्रकाश संश्लेषण रहित थे और अर्थात अपनी उपज के लिए वे सूर्य की किरणों पर निर्भर नहीं थे। रासायनिक उर्वरक इसमें केमिकल फर्टिलाइजर्स कहते हैं। HYV बीज उत्पादकता तभी बढ़ सकती है जब इन्हें उचित मात्रा में पोषक तत्व मिल जाता है और इन बीजों के लिए परंपरागत पद्धति से देखेंगे तो हम वनस्पति खाद जिससे पर्याप्त मात्रा में नहीं मिलता था। तो पोषक तत्वों की मात्रा हरित क्रांति में बीजों के पोषक बीजों की मात्रा कम होती थी। इस परंपरागत उर्वरकों की जगह पर्याप्त मात्रा में जो उर्वरकों की आवश्यकता थी वो इस तरह से दिखाई देती कि जो नाइट्रोजन फॉस्फेट और पोटेशियम समुचित आपूर्ति की आवश्यकता की गई। तो इसमें सिंचाई इरिगेशन की बड़ी मात्रा में उर्वरकों को घोलने तथा फसलों की नियंत्रित विकास के लिए समय अनुसार सिंचाई की आवश्यकता निर्माण की गई और सिंचाई के दौरान इस बात पर बड़ी मात्रा में ध्यान दिया गया जो आवश्यक जो फसल क्षेत्र था, जैसे आवश्यक फसल क्षेत्र बाढ़ रहित होना चाहिए और कृत्रिम जलापूर्ति की व्यवस्था बड़ी मात्रा में विकास की जानी चाहिए ताकि हरित क्रांति बड़ी मात्रा में एक उत्पत्ति हो। रासायनिक कीटनाशक एवं जीवाणुनाशी नए बीजों की अगर स्थिति देखेंगे वर्तमान देश में हरित क्रांति की शुरुआत नए किस्म की अपेक्षाओं में अगर देखेंगे तो स्थानीय जैसे क्रॉपिंग के बीच में जैसे कीड़ों और बीमारियों के कम सुरक्षित थे, इसलिए कीटनाशक एवं जीवाणुनाशी का उपयोग सुनिश्चित उपज के लिए आवश्यक होने लगा। रासायनिक खरपतवार नाशक तथा अपतुनाशक इसमें इनका उपयोग इसलिए आवश्यक है क्योंकि महंगे उर्वरकों की खपत न कर सके। साग भंडारण एवं विपणन और वितरण जैसे कि हरित क्रांति में बड़ी मात्रा में महंगे आगत का उपयोग करने के लिए उन्हें सस्ते ऋण की आवश्यकता निर्माण की गई और जिन क्षेत्रों को नए किस्म की कृषि के अंतर्गत लाया गया, जैसे भारत में हरियाणा, पंजाब, पश्चिम उत्तर प्रदेश, इनमें वितरण से यानी जो पूर्व वितरण के जो भंडारण थे वो उसमें बड़ी मात्रा में व्यवस्था की गई, भंडारण की व्यवस्था की गई। जिन देशों ने हरित क्रांति को अपनाया वहाँ खाद्यान्न की कमी निर्माण होने लगी, खाद्यान्न की कमी होने लगी और आवश्यक ये था कि नई उपज का वितरण किस तरह से करें। भिन्न देशों में हरित क्रांति द्वारा नए उपज का वितरण किस तरह से करें और पूरे देश में हरित क्रांति के लिए विपणन, वितरण एवं समुचित परिवहन व्यवस्था निर्माण की जाने लगी। आधारभूत संरचना को विकसित करने के लिए विश्व बैंक से कम मात्रा में ब्याज पर ऋण उपलब्ध कराए गए और भारत सबसे बड़ा हरित क्रांति में लाभार्थी दिखाई देने लगा। भारत देश बड़ी मात्रा में हरित क्रांति में लाभार्थी दिखाई देने लगा। हरित क्रांति के प्रभाव जो इम्पैक्ट ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन, हरित क्रांति के प्रभाव इम्पैक्ट ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन हरित क्रांति के विश्व के देशों पर सकारात्मक एवं नकारात्मक सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों की प्रभाव पड़े हैं, जिनके बारे में भारत पर जो प्रभाव
किस मात्रा में पड़ा उस पर हम चर्चा करेंगे। जैसे कि सामाजिक आर्थिक प्रभाव, हरित क्रांति का आर्थिक सामाजिक प्रभाव, सोशियो इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन। तो खाद्यान्न के उत्पादन में अगर देखेंगे तो बड़ी मात्रा में वृद्धि होने लगी 1965 में, और 1960-65 के दशक में अगर देखेंगे तो गेहूं के उत्पादन में 1970 के दशक में, चावल के उत्पादन में तथा अन्य देश के खाद्यान्न के मामले में भारत आत्मनिर्भर दिखने लगा। भारत आत्मनिर्भर खाद्यान्न के रूप में भारत आत्मनिर्भर दिखने लगा। खाद्यान्न की आत्मनिर्भरता एवं खाद्य सुरक्षा के जो चर्चा, इस पर चर्चा होने लगी और खाद्यान्न निर्यातक देश भारत एक बड़ी मात्रा में विश्व में बन गया। हरित क्रांति के कारण अगर देखेंगे तो किसानों की आय में बड़ी मात्रा में विसंगति आई, और जिसका फलस्वरूप भारत में अंतर वैयक्तिक एवं अंतर वैश्विक और अंतर क्षेत्रीय असमानताएं बढ़ी। इसमें नकारात्मक प्रभाव भी निर्माण हुए, और जैसे जैसे जल जमाव के कारण मलेरिया के पीड़ित लोगों की संख्या बड़ी मात्रा में उसमें वृद्धि होने लगी, और असंतुलित फसल प्रतिरूप जैसे दलहन, तिलहन, मक्का, जौ आदि में अगर देखेंगे गेहूं एवं धान का अधिक मात्रा में भारत में उत्पादन होने लगा, जिसके लिए हरित क्रांति यह शब्द भारत में प्रचलित हुआ। धान एवं गेहूं के लिए हरित क्रांति प्रचलित हुई। परिस्थितीय प्रभाव जैसे कि इकोलॉजिकल इम्पैक्ट ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन, तो यह हरित क्रांति का सबसे बड़ा विध्वंसकारी प्रभाव माना जाता है। और यह विध्वंसकारी प्रभाव माना जाता है जब इससे जुड़े हुए मामलों की मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, विद्वानों एवं विशेषज्ञों द्वारा, पर्यावरणवादियों द्वारा उठाया गया, यानी क्रमबद्ध तरीके से इसको पर्यावरणवादियों द्वारा उठाया गया। तो न तो सरकार और न ही जनता इस पर इसका कोई असर नहीं हुआ, क्योंकि किसानों में शिक्षा की कमी के कारण हरित क्रांति के दुष्प्रभाव काफ़ी मात्रा में समझ में आए। लेकिन धीरे धीरे सरकार तथा सरकारी एजेंसियों ने परिस्थितीय स्वरूप में अगर देखेंगे तो पर्यावरण संबंधी मुद्दों का अध्ययन बड़ी मात्रा में सर्वेक्षण किया गया और अध्ययन किया गया। तो गंभीर परिस्थितीय संकट देखेंगे तो क्रिटिकल इकोलॉजिकल क्राइसिस अगर देखेंगे तो वो है, इस आधार पे अध्ययन रिसर्च करने के बाद ऐसा पाया गया कि हरित क्रांति के प्रदेश में नाजुक परिस्थितीय संकट से घिरे हुए दिखाई दिए गए, जो जैसे निम्नकृत मृदा उर्वरता, जैसे कि रिपीटेटिव फसल पद्धति, जैसे कि हमारे महाराष्ट्र में ज्वार की और सोयाबीन की क्रॉपिंग होती है, तो एक ही फसल की पद्धति निर्माण करना, जिससे भारत में हरित क्रांति के कारण प्रदेशों में भूमि की उत्पादक क्षमता का ह्रास बड़ी मात्रा में दिखने लगा और उपयुक्त फसल प्रतिरूप की कमी दिन ब दिन बढ़ने लगी और मृदा उर्वरक घटती जा रही थी। हरित क्रांति के प्रदेशों में जल स्तर का एक बड़ी मात्रा में जल स्तर तीव्र गति से घटाया जा रहा था और परंपरागत बीजों की तुलना में यचवाय भी बीज सिंचाई के लिए कई गुना तक अधिक जल का प्रयोग करते गए। 1 किलो चावल के उत्पादन के लिए 5 टन जल की आवश्यकता होती है। 1 किलो चावल के लिए उत्पादन 1 किलो चावल के उत्पादन के लिए 5 टन जल की आवश्यकता होती है। तो इस तरह से जल की मात्रा बढ़ाने की आवश्यकता निर्माण होने लगी। रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों को और अत्यधिक उपयोग करने के कारण तेजी से पर्यावरण में प्रदूषीकरण निर्माण होने लगा और भारत में इसका मुख्य कारण देखेंगे तो वनोन्मूलन यानी वनीकरण, जैसे जंगल में अगर देखेंगे कृषि का परिस्थितीय स्वरूप में
कमजोर क्षेत्रों में हरित क्रांति बड़ी मात्रा में जो विस्तारित हुई, तो पशुओं का भी वन क्षेत्रों पर अत्यधिक दबाव दिखने लगा, और जैसे कि भेड़ बकरियों का निर्माण होना, इनकी उपज होना, ये भी हरित क्रांति में एक अभाव दिखने लगा। खाद्य श्रृंखला में विष का स्तर, खाद्य श्रृंखला में विष का स्तर, टॉक्सिक लेवल इन फूड चेन, टॉक्सिक लेवल इन फूड चेन, भारत की खाद्य श्रृंखला में अगर देखेंगे तो विष का स्तर बड़ी मात्रा में निर्माण होने लगा, और उत्पादित क्षेत्र में अगर देखेंगे तो खाद्य सामग्री मानव उपभोग के लायक नहीं रही थी, और दरअसल रासायनिक कीटनाशकों के तथा घास पातनाशकों को, दरअसल रासायनिक कीटनाशकों के को अनियंत्रित उपयोग अधिक मात्रा में होने लगा, और इसके इनके उपयोग तथा औद्योगिक उत्पादन के कारण भूमि, जल तथा वायु प्रदूषण में बड़ी मात्रा में वृद्धि दिखाई देने लगी, और इस तरह से खाद्य श्रृंखला में अधिक विषाक्तता विष अधिक मात्रा में, टॉक्सिक लेवल बड़ी मात्रा में फूड चेन निर्माण हुआ। इस तरह से जो हम कंक्लूजन, जैसे हरित क्रांति के प्रभाव का जो कंक्लूजन देखेंगे, तो इस तरह से अध्ययन करने पर कृषि प्रकार को लेकर आंखें खोलने वाली रिसर्च सामने आई, और बड़े मात्रा में सवाल उठाने लगे। ऐसा समय था जब कृषि वैज्ञानिक सचमुच पर्यावरण अनुकूल हरित क्रांति की सलाह दे रहे थे, जिसे आज विशेषज्ञ और कई मात्रा में विशेषज्ञों के नाम से हम जानते हैं, सदाबहार क्रांति, दूसरी हरित क्रांति, हरित कृषि क्रांति, इस तरह से हम जानते हैं। तो सामाजिक आर्थिक प्रभाव और हरित क्रांति के प्रभाव, इस पर मैंने प्रकाश डाला। मैं अपेक्षा करता हूँ कि हरित क्रांति के बारे में आप बड़ी विस्तार से जानकारी आप अवगत करेंगे। थैंक यू।